लॉ का पेपर अच्छा हुआ था। वाह, मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने अपने बच्चों को रटाए थे यार, तो मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चों ने अच्छा किया होएगा यार, है ना। टैक्स वगैरह बढ़िया गया था, अकाउंट्स बढ़िया गया था। मतलब मुझे जो फीडबैक आया वो ये था कि पेपर इजी था। तो एक दो पेपर तो होएगा ही होएगा यार। चलो, अरे हो जाओगे यार बिल्कुल, है ना, बढ़िया से। तो यार हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ बातें कर ली थी, आज क्या करेंगे, आज नया टॉपिक हम लोगों के पास, टाइप्स ऑफ ऑडिट। कितने तरह की ऑडिटिंग होती है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो यार अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग को हम लोगों ने बेसिकली टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया। एक हमारे पास स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग है और एक है वॉलंटरी। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग का मतलब होता है कि जब किसी एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाए ऑडिटिंग करवाना, तो वो हमारी स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग कहलाएगी। और अगर एक्ट नहीं मैंडेट कर रहा है लेकिन हम खुद स्वयं ऑडिटिंग कर रहे हैं, जैसे देखो, जैसे कंपनीज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 कहता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। इसका मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही आपको ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी है। तो कंपनीज एक्ट के ऊपर ये मैंडेटरी ऑडिटिंग है। क्या, मैंने कंपनी फॉर्म करी, अब मेरा मन कह रहा है अभी तो ट्रांजेक्शन हुई नहीं यार, अभी क्या करें यार ऑडिटर को अपॉइंट करके, तो क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ? ऑफ कोर्स नहीं, मुझे ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत उसको भी पहले ही ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऑडिटिंग मैंडेटरी हो जाए किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग। और वॉलंटरी का मतलब होता है कि मेरे ऊपर ऑडिटिंग मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी कानून ने नहीं कह रखा है कि आपको ऑडिटिंग करवानी है, लेकिन मैं फिर भी ऑडिटिंग करवा लेती हूँ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कि क्या मेरा स्टाफ ठीक से काम कर रहा है, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो इस चीज़ को भाई मैंने क्या किया, एक ऑडिटर अपॉइंट कर लिया और मैंने कहा कि आप ऑडिटिंग कर लो, आप एग्जामिन कर लो हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कि सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जब मैंने इस चीज़ के लिए ऑडिटिंग करवाई, तो ये अब खुद के लिए हो गया, सेल्फ के लिए हो गया कि मैं सेल्फ चेक करना चाहती हूँ। इसके अलावा समटाइम देखो, अगर मान लो मैं प्रॉपराइटरशिप में हूँ, मान लो मैं प्रॉपराइटरशिप में हूँ, तो प्रॉपराइटरशिप में कहीं नहीं लिखा है कि ऑडिटिंग इनके लिए मैंडेटरी है। लेकिन अगर मान लो मैं बैंक को अप्लाई कर रही हूँ लोन के लिए, अब मेरे को लोन चाहिए तो बैंक कहता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ, तो मैंने बैंक को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिए। अब बैंक हमसे कह रहा है कि यार तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तुमने दे दिए, हम कैसे मान ले कि ये सही है, तो जाओ इसको ऑडिट करवा के लेके आओ। तो अब बैंक की रिक्वायरमेंट है, मेरे को एक्टर ने नहीं कहा है, लेकिन बैंक कह रहा है हम कैसे भरोसा कर ले तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो जाओ जाके आप इनको ऑडिटिंग करवा के लेके आओ। तो फिर यहाँ पे मेरी चॉइस पे वॉलंटरी ऑडिटिंग हो जाएगी। या मान लो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मुझे कोई सब्सिडी मिल रही है, तो जब सब्सिडी मिल रही तो वो भी ऑफकोर्स मेरी सब्सिडी देंगे। मान लो मैंने कोई एनपीओ फॉर्म करी है, उस एनपीओ ने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है, तो ऑफकोर्स मेरे भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए। और जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दूंगी, तो वो वापस मुझसे पूछेंगे फिर से कि भाई ये मैं इन पे कैसे भरोसा कर लूँ, तो फिर से मुझे वो ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी, है ना। तो बेसिकली हमारे पास ऑडिटिंग कितने टाइप्स के होंगे, दो होंगे। एक होएगा ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, जब लॉ आपसे कहे कि आपको ऑडिटिंग करनी है, जैसे कंपनीज एक्ट के अंतर्गत मैंडेटरी है, बैंकिंग कंपनीज के अंतर्गत फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये मैंडेटरी हो जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए मैंडेटरी हो जाती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, है ना। या जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ट्रस्ट वगैरह है ना, कोई ट्रस्ट है, तो इनके लिए भी ऑडिटिंग मैंडेटरी हो जाती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स के अंतर्गत फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तो मैंडेटरी नहीं होती है, कुछ ऐसी सेक्शन होते हैं जहाँ पे आपको मैंडेटरी कर दिया है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सेक्शन 44AB, आप लोगों को याद आ रहा है, एग्जाम दे के आए 44AB, तो अच्छे से पता होएगा यार, है ना। और ये तो इंपॉर्टेंट सेक्शन भी था। क्या कहता है 44AB, जब किसी पर्सन का बिजनेस में टर्नओवर एक्सीड कर जाए 100 लाख रुपीज़ को और प्रोफेशन में टर्नओवर एक्सीड कर जाए 50 लाख को, तो ये केस में आपको ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। अच्छा, तो अब देखो
अब मान लो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्म में ही मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में ही हूँ, या मान लो मैंने कोई फर्म ही बना रखी है, तो मेरे ना फर्म को ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी है ना सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी है, दोनों को नहीं है। लेकिन अगर इनमें से किसी का भी टर्नओवर एक्सीड करके 100 लाख को अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो फिर मैंडेटरी हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। वॉलंटरी ऑडिट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी एंटिटीज, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, इनके लिए मैंडेटरी है नहीं, बट हाँ ये अपनी चॉइस से अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। लेकिन हाँ फिर से मैं कह रही हूँ इनके लिए मैंडेटरी नहीं होता, बट अगर इनके ऊपर 44A भी एप्लीकेबल हो जाए तो इनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, फिर ऊपर वाले प्रोविजन में पहुँच जाएंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एंटिटीज देयर इज नो बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट, है ना, तो इनके लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी है नहीं, बट ये इनकी चॉइस है कि आप करवा लें, है ना, सेल्फ चेक के लिए, कि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कि अच्छा ठीक है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस चीज़ के लिए। And some may be required to get their accounts audited on the directives of the government for various purpose like sanction of grant and loan और या subsidies, है ना। तो समटाइम्स ना अगर मान लो हम सोल प्रोप्राइटरशिप में या फर्म में या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही है, लेकिन मेरे को ना ऑडिटिंग मेरे को ना कोई गवर्नमेंट ग्रांट चाहिए, कोई सब्सिडी चाहिए, या मेरे को बैंक से लोन चाहिए, तो ये ऑफकोर्स फिर मेरे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे ना, हालांकि ये वॉलंटरी ऑडिट में आ जाएगा। या The important motive for getting accounts audited lies in the advantages that follow for more independent professional audit। तो अब यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं कि समटाइम्स ना सेल्फ चेक के लिए भी हम लोग करवाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आने से रहा, कभी नवंबर 11 में पूछा गया था एक बार, उसके बाद कभी ये पूछा नहीं गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। भाई क्या एडवांटेजेस हैं, हम आखिर में क्यों ऑडिटिंग करवाते हैं, क्या फ़ायदे हो जाएंगे हमारे पास ऑडिटिंग को करवाने से। तो सबसे पहला फ़ायदा आता है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फंड प्रोवाइडर्स। यार एक कंपनी में अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए वो पब्लिक से पैसा उठा लेती है। तो किसका पैसा कंपनी में लगा है, पब्लिक का लगा है। अब अगर कंपनी ने कहा है, कंपनी ने मान लो पब्लिक एट लार्ज से 1000 करोड़ रुपीज़ का फंड उठा लिया और ये वो 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लो वाटर प्लांट में, तो आप लोगों ने सोचा कि नियर फ्यूचर में वाटर की शॉर्टेज होने वाली है, तो अगर एक कंपनी वाटर प्लांट लगा रही है और उसमें वाटर फिल्टर करके मार्केट में बेचती है तो नियर फ्यूचर में इस बिजनेस में मुनाफा है, तो हम इस बिजनेस में पैसे लगाएंगे। नाउ अगर गवर्नमेंट ने, कंपनी ने आपसे पैसे लेके किसी और कंपनी में लगा दिए तो ये केस में तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर ऑडिटिंग होती रहेगी तो ऑडिटिंग में ऑडिटर बताएगा ना, भाई ऑडिटर को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोगे तो ऑडिटर देखेगा फंड्स क्यों मंगवाया था और उनको कहाँ यूटिलाइज किया, और ऑडिटर फिर रिपोर्ट बना के देगा। तो ऑडिटिंग ना सर बेनिफिशियल हो जाती है जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनके लिए, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फंड प्रोवाइडर्स। अब ये प्रोप्राइटरशिप में भी किसी ने फंड लगा, किसी ने किसी के बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं, किसी ने आइडिया में लगा रखे हैं, या किसी ने कंपनी में लगा रखे हैं, है ना, तो इनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अगर ऑडिटर ऑडिट करके दे देता है और बोलता है सब ओके, तो इनको भी चैन रहता है ना। तो क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फंड प्रोवाइडर, सबसे पहले तो इनके लिए बेनिफिशियल होती है। इफ कहते हैं इट सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे शेयर होल्डर, जैसे कि शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, कंपनी में पैसे लगा दिए, अब कंपनी उन पैसों को कहाँ यूटिलाइज कर रही है, तो इस बात के लिए अगर ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बना देता है और उसको जनरल मीटिंग में रीड कर देंगे तो शेयर होल्डर्स को भी क्या रहेगी, आत्मसंतुष्टि रहेगी कि हाँ हमारे पैसे सेफली यूज़ हो रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म में याद करो एक नॉमिनल पार्टनर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो एक फर्म को सिर्फ अपना नाम लेंड करता है या कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये केस में आपके नाम के बेसिस को हम आपके नाम को कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, या कुछ पार्टनर जो सिर्फ कैपिटल लेके आते हैं और बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब वो कोई पार्टनर प्रॉफिट कैपिटल लेके आया, उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया उन पैसों को, अच्छा अब उन पैसों को बाकी पार्टनर कहाँ यूज़ करें, तो अगर ऑडिटिंग होएगी तो ऑडिटर बता देगा कि भाई ये पैसे यहाँ यहाँ यूज़ हुए हैं, तो फालतू में मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो किसको हम बात कर रहे हैं, सर प्रोटेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द फंड प्रोवाइडर, है ना। अगर किसी ने किसी बिजनेस में फंड दिए और वो ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटिंग करवा रही है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। फिर इसके बाद कहते हैं मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़। अगर देखो अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसमें अगर एम्प्लॉयज़ को पता है कि भाई ये दिन को ना ऑडिटर आएगा और चीज़ों को चेक करेगा, तो यार एक उनके ऊपर भी तो मॉरल प्रेशर रहता है
कि यार हम अभी कांड करेंगे, मैंने कोई एंट्री गलत कर दी, या मैंने स्टॉक को छुपा दिया, या मैंने स्टॉक चोरी कर ली, अभी ऑडिटर आएगा, ऑडिटिंग होएगी और मेरी सारी गलतियां पकड़ ली जाएंगी। अच्छा, अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सही नहीं बनाए होंगे, एंट्री सही नहीं पास किए होंगे, है ना, प्रॉपर वाउचिंग नहीं करी होगी चीज़ों की, तो ऑडिटर आएगा फिर पकड़ लेगा तुम्हारे को। तो एम्प्लॉय के ऊपर ना एक मोरल प्रेशर रहता है कि ऑडिटर अपना काम, हम अपना काम ठीक से करें, अदरवाइज ऑडिटर आएगा और ऑडिटिंग करेगा, वो सारी गलतियों को निकाल लेगा और मैनेजमेंट को बता देगा और हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, है ना। तो एक मॉरल चेक रहता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़, इट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़ फ्रॉम कमिटिंग डिफॉल्केशन ऑफ या इम्बेजलमेंट। इसका मतलब क्या है, कुछ भी हमने अगर घपला कर दिया है ना, कुछ भी हमने चीज़ों को जंबल कर दिया, इधर का उधर, उधर का इधर किया, ऑडिटर तो उनको फाइंड आउट कर ही लेगा ना यार। तो ये चीज़ों को देखने के लिए, ये चीज़ों को मतलब एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक मोरल प्रेशर बनाने के लिए ऑडिटिंग हेल्पफुल है हमारे लिए यार। क्योंकि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है वो तो ऑल द टाइम ऑर्गेनाइजेशन में बैठा नहीं होगा कि वो ऑल द टाइम गले पे बैठा होगा। तो जो मैनेजमेंट है वही काम कर रहा होगा और मैनेजमेंट कुछ भी करेगा तो वो चीज़ को वो पकड़ लेंगे। सेटलमेंट ऑफ टैक्स एक्सेट्रा। अब देखो टैक्स वगैरह के लिए इतना हेल्पफुल तो नहीं होता कि ऑडिटिंग को करवाओगे तभी सही सही टैक्स जाएगा। टैक्स में तो सेल्फ असेसमेंट लगती है कि भाई हमने कितना प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट पे टैक्स दे देंगे। बट अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवा ली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की सहूलियत रहती है कि ये सबको सही टैक्स पहुंचा होगा। ऑडिटर ने ऑडिटिंग करी है और ऑडिटर ने रिपोर्ट अच्छी बना के दी है ना, ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट बना के दी है, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गलत होने की चांसेस नहीं है, तो हम वो भी सुकून से रहते हैं ना। तो एक ये चीज़ हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स। सर सम टाइम ऐसा होता है कि मान लो किसी पर्सन के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया कि किसी से कुछ पैसे लेने थे या देने थे, कुछ फंड्स को लेकर डिस्प्यूट हो गया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर डिस्प्यूट हो गया। तो जब ऑडिटिंग होती है तो उस ऑडिटिंग में चीज़ें क्लियर हो जाती है। ऑडिटर आता है तो हर एक चीज़ चेक करता है, तो हर एक चीज़ चेक करेगा। तो अगर किसी का कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो भाई ऑडिटर रिपोर्ट बना के देगा कि इनका इतना बाकी था, या ये कंपनी के इतने डेटर थे, ये कंपनी के इतने क्रेडिटर हैं, तो वो चीज़ वो खुद ही क्रिएट बना के दे देता है ना, या उस पर रिपोर्ट वो अपनी साइन मार देता है। तो ये सबको जितना ऑडिटर कहेगा फिर उसी के हिसाब से हम चीज़ों को सेटल करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं सर वेस्टेज। अगर ऑडिटिंग होती है, प्रॉपर चेक होती है ना, अगर हम कंटिन्यूसली ऑडिटिंग करवाते हैं तो इसे पता चल जाएगा भाई हमारे पास इतनी इन्वेंट्री आई, इतनी बिकी, तो डिफरेंस अमाउंट जो है इसका मतलब है या तो वो क्लोजिंग स्टॉक में होएगा, या तो वो लॉस हो गया होएगा, कहीं चोरी हो गया होएगा, या फिर वो पेरिस हो गया होएगा, ख़राब हो गया होएगा। तो अब यहाँ पे हमें ना यहाँ पे ये बेनिफिट मिल जाता है। ऑडिटर आके बताता है कि नॉर्मल लॉस जनरली आपकी इंडस्ट्री में 5% होता है, आपका 15% हो रहा है, तो हम उसके लिए सतर्क हो जाते हैं कि अरे यार हमारा लॉस ज़्यादा हो रहा है और हमारे को इतना लॉस नहीं मांगता है ना। तो ये चीज़ में हमारे पास ना जो लॉस वगैरह है इसको हम प्रॉपर मेजर कर पाते हैं, इसको हम प्रॉपर कैलकुलेट कर पाते हैं कि कितना लॉस इस इंडस्ट्री में हो रहा है और कितना लॉस हमें हो रहा है, हम ना बीईपी पे भी हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं या हमारा कितना प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, तो इन चीज़ों को हम मेजर कर पाते हैं यार, है ना। फिर आगे बात करते हैं प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब एम्प्लॉयज़ पे मॉरल प्रेशर रहता है कि ऑडिटर आएगा और चेकिंग करेगा तो प्रॉपर वाउचिंग करेंगे तो उधर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने में हमारे को आसानी हो जाएगी, तो एक ये भी हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा आता है अप्रेजल ऑफ कंट्रोल। हम सर चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्या स्ट्रेंथ है, हमारा कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम, जैसे ऑडिटर आएगा तो बताएगा ना यार आपका जो अकाउंटेंट है वो गड़बड़ कर रहा है, बट आपका परचेज डिपार्टमेंट बहुत एक्यूरेट डेटा है, जितना माल परचेज किया है, जितना माल उसने सेल डिपार्टमेंट में भेजा है, जितना माल क्लोजिंग डिपार्टमेंट बताया, उस सब का ब्यौरा उसने बना रखा है। तो हमारा परचेज डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, ऑडिटर बताएगा तुम्हारा अकाउंटेंट गड़बड़ काम कर रहा है ना। तो ये केस में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर हमारी स्ट्रेंथ है और कौन सा सेक्टर हमारी वीकनेस है, तो हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर पाएंगे ऑडिट के बेसिस पे। तो कहते हैं एज एन अप्रेजल फंक्शन ऑडिट रिव्यूज द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट्स ऑन वीकनेस एंड इनएडिक्वेसीज। तो इन पे रिपोर्ट बन जाएगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कौन सा डिपार्टमेंट हमारा ज़्यादा अच्छा है और कौन सा डिपार्टमेंट हमारा गड़बड़ काम कर रहा है, तो हम उन चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। वेरी सिंपल भाई, अगर यहाँ पे ही 20-20 में कोई आपकी ऑडिट कर ले, आपके बुक्स की ऑडिट, आपके नोट्स की ऑडिटिंग कर ले, मान लो फॉर एग्जांपल हफ्ते में एक दिन क्लास में स्कूल में याद करो, सैटरडे ऐसा होता था ना, आपकी क्लास टीचर आती थी, आपके सारे नोट्स चेक करती थी, है ना। तो अब क्लास टीचर नोट्स चेक करने के लिए आज तुम्हारे पास आई हैं, हफ्ते भर का तुमने क्या किया है वो क्लास टीचर तुम्हारे नोट्स चेक करेंगे सारे सब्जेक्ट के। तुम सैटरडे को सारी तैयारी कर लेते थे ना, हिंदी की कॉपी तुमने अलग बना ली, इंग्लिश की तुमने अलग बनाई, मैथ्स के प्रॉपर नोट्स तैयार कर लिए, तुम भले ही 4 दिन से गोले पे हो, तुमने क्लास ही नहीं किया,
लेकिन सैटरडे को क्लास टीचर चेक करेंगे और सैटरडे को तुम अगर कॉलेज में हो तो तुम अपने नोट्स बना के रखोगे कि नहीं रखोगे? वही सेम चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, मान लो मैं ऑडिटिंग कर रही हूँ, मैंने देखा तुम लोग के नोट्स, तो जिनके गड़बड़ होंगे उन्हें बताऊंगी ना कि यार तुमने ये अच्छा नहीं किया। जैसे तनय ने उस दिन अच्छे नोट्स बना के रखे थे, है ना। तनय के मैंने नोट्स चेक किए, अकाउंट्स के नोट्स तनय के बहुत अच्छे हैं, और टैक्स के नोट्स, है ना, तो टैक्स के नोट्स में इन्होंने मतलब ना मतलब क्या इज्जत दी है टैक्स को, है ना। अकाउंट्स में मतलब अगर जहाँ पे कॉमा लगता है तो वहाँ पे सॉरी जहाँ पे कॉमा लग रहा है, जहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है, इन्होंने सब लगा रखा है। और टैक्स की क्लास में अगर मैंने इनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो बेसिक सैलरी यहाँ लिखी है और डीए इन्होंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना यार। तो ये तो अब इससे ना ऑडिट होने से पता चल गया कि कौन कितना अच्छा है या कौन किस चीज़ में अच्छा है। तो भैया अकाउंट और कॉस्ट को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं एंड लॉ और टैक्स को कि कितनी इज्जत दे रहे हैं, ये पता चल गया होगा तुम लोगों को। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर फर्म अपनी ऑडिटिंग करवाती है, कोई पार्टनर जा रहा है तो हमें ना उसका शेयर पता करने में आसानी हो जाती है, कोई पार्टनर आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे उसमें आसानी हो जाती है ना। ग्रांट ऑफ लाइसेंस, समटाइम्स सर गवर्नमेंट कुछ जगहों पे आपको लाइसेंस या ग्रांट या सब्सिडी तभी देती है जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं, तो है ना। बैंक भी आपको लोन तभी देगा जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे। तो फिर ये केस में आपको अगर ऑडिटिंग करवा लेते हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए अच्छा है कि आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, आसानी से ग्रांट और आसानी से सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास हैं एडवांटेजेस, ठीक है ना यार। जिसमें से सबसे पहले प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फंड प्रोवाइडर्स, आप इसमें अपने मन से लिख लोगे, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे को आपको यही लैंग्वेज लिखनी है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज, ऑडिटर रोज आए, अगर ऑडिटर क्वार्टरली आ रहा है या हाफ ईयरली आ रहा है या एनुअल ऑडिटिंग हो रही है तो आपको लास्टली ना पता भाई आपके ऊपर भी एक मोरल प्रेशर रहेगा कि ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, हमारी गलतियाँ पकड़ में आ जाएंगी, नौकरी चली जाएगी, इसलिए काम अच्छे से करो। फिर क्या, सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, है ना, डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अप्रेजल कंट्रोल, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए, है ना, और इसमें क्या है एडमिशन एंड रिटायरमेंट, ठीक है। तो आपको ये 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना यार। याद हो गया? जल्दी से दिमाग में बिठाओ, जल्दी से बिठाओ, पूछेगी मैं, जल्दी से दिमाग में पिक्चर बनाओ। याद हो गया? हो गया? इसको बाद में लेकिन पूछूंगी एक टॉपिक पढ़ाने के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यार, है ना। ये क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इनहेरेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पहले थी, अभी है और आगे भी रहेगी। जैसे हमारे हमारे फादर एंड हमारे पेरेंट्स की जीन्स, है ना, उनके डीएनए, वो जैसे भाई हमारे पापा के डीएनए जो होंगे वही डीएनए हमारे भी तो होंगे, और हमारे जो बच्चे होंगे उनके भी तो डीएनए वही होंगे, है ना। तो यही तो है इनहेरेंट, यानी कोई चीज़ तो पहले थी, अभी है और आगे भी वो पास ऑन होएगी, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट। अब इनहेरेंट लिमिटेशंस, अब ये इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है यार? देखो, जब कोई ऑडिटर ऑडिटिंग करता है और जब वो अपना ओपिनियन फॉर्म करता है ऐसे 700 के अकॉर्डिंग, तो वो जो अपना ओपिनियन देता है वो एक रिजनेबल अश्योरेंस देता है। कोई भी ऑडिटर जब अपना ओपिनियन देगा तो वो रिजनेबल अश्योरेंस देता है। मैम, रिजनेबल देता है, ऑब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता है? तो यही तो बताना, इसीलिए तो कोई ऑडिटर जब ऑडिटिंग पे अपना ओपिनियन देता है तो वो एक रिजनेबल अश्योरेंस देता है कि हाँ, मैंने ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर लिया है अपने बुद्धि विवेक से और यहाँ पे मुझे चीजें सही लग रही हैं।
बट मैं ऑब्सल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता कि यहाँ पे जो चीजें हैं जो मुझे दिख रही हैं वो 100% सही है। अगर ऑडिटर इस बात को कहता है कि 100% सब कुछ सही है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो एप्लीकेबल एफआरएफ को कंप्लाई कर रहे हैं, और प्रॉपर मुझे लग रहा है 100% सब कुछ कंप्लाई हो रहा है, ये एक व्यक्ति नहीं कह सकता। क्योंकि एक बात बताओ, किसी पर्सन में क्या आप गलतियां या कमियां सारी की सारी फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो जब भी कोई ऑडिटर ऑडिटिंग करने के लिए जाता है तो वो हमेशा रिजनेबल अश्योरेंस देता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता। क्योंकि कुछ ऐसी कमियां हैं जो हमेशा, भाई जब पुराने ज़माने में अकाउंट्स हमारे बनते थे तब भी वो गलतियां होती थी कुछ, जब भी अभी भी अकाउंट्स बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां हैं जो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक है कि होना ही होना है, और आगे भी बनते रहेंगे, काउंटिंग होते रहेंगे, एरर फ्री हम नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, वो आगे भी होती रहेंगी। भाई जिस चीज़ को ह्यूमन बीइंग करेगा वो चीज़ में तो गलतियां होएंगे ना, वो चीज़ 100% जीरो एरर पे नहीं आ सकती ना। अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ और मैं कहूँ कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ और जीरो एरर होएगी तो ऑफकोर्स नहीं हो सकता। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ और मानव का स्वभाव है, ह्यूमन बीइंग का स्वभाव है कि भाई वो गलतियाँ करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब भी कोई ऑडिटर ऑडिटिंग करने के लिए जाएगा तो वो ऑफकोर्स अपना ओपिनियन फॉर्म करता है, और जो ओपिनियन फॉर्म करेगा वो रिजनेबल ओपिनियन होएगा, रिजनेबल एश्योरेंस होएगा, वो ऑब्सल्यूट नहीं दे सकता है। ऑब्सल्यूट ओपिनियन ना देने के पीछे के रीजन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जब ऑडिटर ऑडिटिंग करने के लिए जाएगा तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे वो कौन बनाएगा? ऑडिटर बनाएगा, मैनेजमेंट बनाएगा? सोचो, ऑफकोर्स मैनेजमेंट बना के देगा। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी है वो ऑडिटर की नहीं होती है। तो ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के देगा और हम उसको एग्जामिन करेंगे। हम एग्जामिन करने के लिए पहुंचे तो हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उनको इम्प्लीमेंट करना ही भूल गया हूं, और हमें भी वो गलती दिखी ना हुई हो और फाइनली हमने उसको इग्नोर कर दिया हो। तो कोई पर्टिकुलर पॉलिसी है जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऊपर एप्लीकेबल करनी चाहिए थी, नहीं किया, और हमसे वो पॉलिसी छूट गई क्योंकि हमने तो खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे, हाँ उसमें सब कुछ हमें सही लगा, हमने कर दिया। कोई पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल होना था, हमने करवाया नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं करवाया, हमने भी देखा नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है तो जैसे कुछ अर्थमेटिकल एरर्स हो जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, है ना। अब अगर 10 का 100 हो गया, जब वो जीरो जर्नल एंट्री पे ही 10 का 100 हो गया है तो अल्टीमेटली हम उसे फाइनल लेवल पे कहाँ पकड़ पाएंगे यार, है ना। जब लिखा ही उसको स्टार्टिंग में गलत एंट्री बनाई गई उसकी, तो हम उसको लास्ट मोमेंट तक, समटाइम्स ऐसा नहीं होता, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है और उसमें गलतियाँ होती है। जब स्टार्टिंग में उसकी रिकॉर्डिंग की गलत हो गई तो फाइनली उसका इफेक्ट हमें ट्रायल बैलेंस पे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर दिखेगा ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिटिंग करने के लिए गए हो, जो मैनेजमेंट है उस पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही मिला हुआ है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिली हुई है, और अब तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड कर रही है और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबकी सहमति से ही गलत लिखा जा रहा है। वो कह रहे हैं हमारे वहाँ ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, जबकि ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं, वो गड़बड़ ट्रांजेक्शन, गलत ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि यही हुआ है। तो तुम अगर क्रॉस चेक करने जाओगे तो कोई मिलेगा ही नहीं जो तुम्हें सही सही इन्फॉर्मेशन दे। फिर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम्हें उसी पे क्या करना पड़ेगा, अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। तो ओपिनियन तुमने दिया बट और उसमें चीज़ें गलत लिखी हुई थी, तुमने गलत चीज़ों पे ओपिनियन दे दिया, तो ऑफकोर्स तुम इस बेसिस पे एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं दे सकते हो, है ना। तो इसका मतलब है कुछ एरर थी। जब कोई ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तो कुछ एरर हमेशा होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए कोई भी ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट पे एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता है। इसीलिए ऑडिटर हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस देता है, क्योंकि कुछ एरर होने के चांसेस हमेशा होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस। इतनी कहानी समझ में आती है? सब ओके चल रहा है? 2.0 पे तो नहीं है ना, 1x पे ही है। आ जाओ, लास्ट क्लास में पढ़ाया था तुम लोगों को ऐसे 200 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। 200 कहता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कहते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू
क्या ऑडिटर से एक्सपेक्ट भी मत करो। किसी ऑडिटर ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर दिए तो आप सोच रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। अगर आप ये सोचते हो, है ना, तो ये गलत सोचते हो। तो क्या कहते हैं, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू 0। एक ऑडिटर से आप ये एक्सपेक्ट भी मत करो, और एक ऑडिटर किसी भी ऑडिट के रिस्क को 0 कर भी नहीं सकता है। एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन ऑब्सोल्यूट अश्योरेंस, और उससे ऑब्सोल्यूट अश्योरेंस की उम्मीद मत करो। इसीलिए एज पर एसए 700 कोई भी ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन देता है रीजनेबल, वो ऑब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता है। Absolute assurance that the financial statements किस पे, that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error। तो आप क्या देखो फिर से एक बार, the auditor is not expected to, याद करते चलना, the auditor is not expected to and cannot reduce the audit risk 0 and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement। आई बात समझ में, ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, limitations of an audit which result in most of the audit evidence on which auditor draws conclusion and bases the auditor's opinion being persuasive rather than conclusive। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है कि conclusive ना हो, जो हो सकता है कि कुछ उसमें डिफेक्ट हो, कुछ गड़बड़ हो, और वो हर जगह उनका इफेक्ट दिखे हर जगह और वो कहीं ना दिखे। द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट अराइज फ्रॉम, पहले तो इतनी बातें पढ़ो, मैं आपको बताऊंगी कहाँ से अराइज होती हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस कैसे आ जाती हैं, बट पहले इतनी बात। सर इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब, ये 4 नंबर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इनहेरेंट लिमिटेशन। तो एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या है कि वो अपने ऑडिटिंग को करेगा अकॉर्डिंग टू ऐसे, है ना, बट द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड, आप यहाँ से आंसर शुरू कर सकते हैं, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क 0 and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error। This is because there are inherent limitations। ठीक है ना यार, बस इतनी बात है। अब क्या है inherent limitations, क्या चीजें हैं जिनको कभी दूर नहीं किया जा सकता है। भाई आपने कोई पर्टिकुलर FRF आपके ऊपर एप्लीकेबल होता था, आपने उसको बेस लेवल से एप्लीकेबल नहीं करवाया, तो ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दिए और ऑडिटर ने भी उस चीज़ को चेक नहीं किया। तो जो चीज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, हो सकता है ऑडिटर ने उसको चेक ही ना किया हो, उसको वो दिखा ही ना हो। तो क्या कहते हैं, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपने गलत फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दी, आपने गलत एंट्री बना दी, आपने गलत डेटा रिकॉर्ड कर दिया। तो जो डेटा रिकॉर्ड करोगे ऑडिटर तो उसी पे ऑडिटिंग कर देगा, अपनी उसी को एग्जामिन कर देगा। जब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इनको बिल ही 1000 का दिया है और ये पलट के वापस आई नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन में 1000 की एंट्री चढ़ जाएगी, भले ही मैंने इनको माल 100 ही रुपए का बेचा हो, है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये कैश सेल थी, भाई कैश सेल है, डेटा तो है नहीं, कैश सेल थी, तो क्या ऑडिटर इनको एग्जामिन करने के लिए जाएगा, नहीं जाएगा ऑडिटर। अगर मान लो मैंने किसी पर्सन को 100 रुपए का प्रोडक्ट 1000 का बेच दिया और फिर उसमें से 900 रुपये ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास रख लिए और वो कैश सेल हुई थी, तो ऑफकोर्स ये डिफेक्ट दिखेगा नहीं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, इसका असर कहीं नहीं दिखने वाला आपको, आई बात समझ में। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑडिटर अपना ऑडिटर ऑब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दे पाता, उसके पीछे रीजन क्या है। तो पहला रीजन क्या है, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटिटीज एप्लीकेबल FRF टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी। Consequently, some financial statement items are subject to inherent level। आई बात समझ में। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कुछ एंट्री करी ही नहीं गई या गलत एंट्री ही कर दी गई, कुछ FRF को एप्लीकेबल करवाया ही नहीं गया, तो ये केस में तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी। और जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज़ की एंट्री नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं हुई, तो वो चीज़ का असर भी आपको नहीं दिखने वाला है। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आप देखो क्या है सर, देखो हम ना देखो हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग करने के लिए जाएंगे तो हम कितना डीप में उसको एग्जामिन करेंगे,
बहुत हद तक डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना समय है। अगर मेरे पास उस ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा समय दिया ही नहीं, तो ये केस में हम उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग बहुत डीप में एग्जामिन, उसको हम हर एक ट्रांजेक्शन को डीप में एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। अब ऑडिटर जो भी ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करता है, ऑडिट प्रोसीजर का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑडिट प्रोसीजर का मतलब होता है जब कोई ऑडिटर ऑडिटिंग करने के लिए जाता है तो कौन से मेथड ऑप्ट करता है ऑडिटिंग को करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डिटेल एनालिसिस करूंगी, डिटेल एग्जामिन करूंगी, या मैं सैम्पलिंग करूंगी, ये मेथड है। डिटेल एग्जामिन या सैम्पलिंग, ये मेथड है, ऑडिट प्रोसीजर है ये हमारे। अच्छा, अब मैं डिटेल एग्जामिन करूं तो डिटेल एग्जामिन करने के लिए मेरे पास समय भी तो बहुत होना चाहिए। अगर ऑडिटर के पास ज़्यादा समय नहीं है तो ऑफकोर्स वो डिटेल एग्जामिन नहीं कर पाएगा, और समटाइम्स कुछ ऐसी एरर हैं या कुछ ऐसे फ्रॉड हैं जो डिटेल एग्जामिन पे ही सामने आएंगे, और समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, तो ये केस में फिर वो पर्टिकुलर चीज़ें एज इट इज़ वैसी रह जाएंगी। तो क्या कहते हैं देखिएगा, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकली भी एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक ट्रांजेक्शन में घुसना पॉसिबल नहीं होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में 1 लाख ट्रांजेक्शन कर रही है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल शॉपर स्टॉप। भाई पूरे इंडिया में शॉपर स्टॉप है, अब एक एक दिन में तो करोड़ों ट्रांजेक्शन हो जाती होंगी। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रही, करोड़ों ट्रांजेक्शन हो जाती होंगी एक दिन में। क्या ऑडिटर के लिए पॉसिबल है कि वो करोड़ ट्रांजेक्शन चेक कर पाए? पॉसिबल नहीं है यार, एक एक दिन में इतने ट्रांजेक्शन होती हैं यार, है ना। तो देयर आर प्रैक्टिकल, हो सकता है जेन्युइनली इतनी ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए हो, या लीगल लिमिटेशन है, लॉ कहता है इतने दिन में ही आपको ऑडिट खत्म करनी है। तो देयर आर प्रैक्टिकल and legal limitations on the auditor's ability to obtain audit evidence. For example, management and others do not provide complete information. तो फिर हम उन चीज़ों को चेक नहीं कर पाएंगे, है ना। हो सकता है इंटेंशनली या हो सकता है अनइंटेंशनली। तो यहाँ अब इस बेसिस पे अगर मैनेजमेंट हमें इंटेंशनली कोई चीज़ प्रोवाइड करना ही नहीं चाहता है तो टाल मटोल करेगा। जब तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते उस चीज़ पे। An audit procedure used to gather audit evidence may be ineffective against fraud detection. अब ये हो सकता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो कोई, या लीगलिटी की वजह से हो यार, हमें टाइम ही समय ही कम मिला हो यार, है ना। या ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल, यहाँ पे कहते हैं ऑडिट इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, कि हर जगह पे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर होती है तो क्या ऑडिटर के पास भी एज इट इज़ वैसी पावर होती है? नहीं होती। तो ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस नहीं है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर होती है, ऑडिटर के पास तो ऐसी नहीं है। अब अगर मैनेजमेंट ने कोई चीज़ नहीं बताई, मैनेजमेंट ने कम टाइम दिया है, मैनेजमेंट कह रहा है हमें इतने टाइम में रिपोर्ट चाहिए, आप चाहे जैसे करके दो, तो फिर हमें फिर उस हिसाब से अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। आई बात समझ में। तो पहली क्या है, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमने रिपोर्टिंग ही गलत कर रखी है या एफआरएफ को अपने वहाँ पे कंप्लाई ही नहीं किया, तो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स तो आएंगे। ये भी रीजन बनता है कि ऑडिटर ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता है। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, भाई कोई भी ऑडिट प्रोसीजर में परफॉर्म करूंगी तो वो डिपेंड करता है कि मेरे पास समय कितना है ना, और मैं कैसे उसको परफॉर्म करूं। तो समटाइम्स ना दे आर लीगल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, कि हो सकता है प्रैक्टिकली ये परफॉर्म करना पॉसिबल ना हो, इतना डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि समय कम है, या लॉ ने कह रखा है कि हमारे हाथ बांध रखे हैं कि इन चीज़ों को चेक करोगे, इन चीज़ों को आप नहीं पूछोगे। तो फिर ऑफकोर्स हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो है नहीं कि हमारे पास सारी पावर हो, हम कहेंगे हमें ये इन्फॉर्मेशन दो, तुमने नहीं दिया, हम कोर्ट के पास गए, लेके आ गए समन तुम्हारे लिए। तो हमारे पास इतनी पावर तो है नहीं, हम तुम्हारे अगेंस्ट समन लेके आ सकते हैं, है ना। टाइमलाइननेस वापस फिर से आता है। यूजर एक्सपेक्टेशन दैट द ऑडिटर विल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन रीजनेबल पीरियड। नहीं हो सकता बेटा। हमें अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे डिटेल चेकिंग करनी, टेस्ट चेकिंग करेंगे तो एरर सामने नहीं आने वाले यार, है ना। फिर अदर कौन से मैटर्स हो सकते हैं यार। इन द केस ऑफ सर्टेन असर्शन और सब्जेक्ट मैटर, असर्शन मतलब मैनेजमेंट ने जो लिख रखा है, दावा कर रखा है। इन द केस ऑफ सर्टेन असर्शन और सब्जेक्ट मैटर्स, द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी to detect material misstatements are particularly significant. Such assertion or subject matters includes fraud. ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रॉड करके रखा हुआ है ना। मान लो फॉर एग्जांपल किसी सीनियर ऑफिसर ने फ्रॉड किया, तो जूनियर ऑफिसर को नहीं पता चलेगा ना यार कि सीनियर ऑफिसर ने फ्रॉड करके रखा हुआ है। उसने कोई फॉर्ज रिपोर्ट लगा के, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बैंक में कोई बैंक मैनेजर है, मान लो कोई पर्सन है, उसने लोन के लिए अप्लाई किया और उसको लोन की लिमिट नहीं बन रही है उसकी, है ना।
तो ये केस में बैंक मैनेजर ने क्या किया, बैंक मैनेजर से उस बंदे ने सेटिंग करी, बंदे ने पैसे खिलाए बैंक मैनेजर को और बैंक मैनेजर ने फॉर्ज रिपोर्ट लगा के लगा दी। तो छोटे एम्प्लॉयज़ को पता है कि ये रिपोर्ट है, बट एक्चुअल में वो ऐसा है ही नहीं। आई बात समझ में? तो सीनियर मैनेजर ने अगर रिपोर्ट गलत लगा दी तो बेटा ऑडिटर उसको नहीं पकड़ पाएगा यार। आई बात समझ में? क्यों मुस्कुरा रहे हो तो लोग? हाँ, तो फ्रॉड है ना, सीनियर ऑफिसर ने किया है या पूरे के पूरे ब्रांच ने कर रखा है ना? तो अगर पूरे के पूरे ब्रांच ने एक ही बात कर रखी है तो सबको पता है कि यहाँ पे ये एंट्री गलत है। ऑडिटर आएगा, एग्जामिन करेगा, अगर क्रॉस चेक करने के पूछने की कोशिश करेगा, कोई नहीं बताएगा, तो अल्टीमेटली वो चीज़ बाहर आ नहीं पाएगी। या फिर द एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। समटाइम्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कुछ हो जाते हैं, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में भी तो झोल होने के चांसेस होते हैं। सर रिलेटेड पार्टी आप लोगों ने पढ़ी लॉ में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सर लॉ अलाउ नहीं करता रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कंपनी लॉ में लॉ अलाउ नहीं करता रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। और अगर किसी कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करी है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी से कोई भी ट्रांजेक्शन करती है तो उसको डिस्क्लोज करेगी। ऑफकोर्स अगर कोई मान लो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में किसी ने मान लो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के में किसी ने मान लो 40-45% पैसा लगा रखा है, मेरे को किसी ने फंडिंग करी है, मान लो रिद्धिमा ने मुझे फंडिंग करी, मेरी कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ रुपीज़ की है, जिसमें से 6 करोड़ की कैपिटल तो मैं इन्हीं से लेके आई हूँ ना। अभी रिद्धिमा जो कहेगी मैं करेगी कि नहीं करेगी, तो ये क्या है सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन उनके बायस होकर डिसीजन ले लेती है, समटाइम्स उनके फेवर में डिसीजन ले लेती है ना, तो ये चीज़ों पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, और उस चीज़ को डिस्क्लोज ना करें। सर नॉन अकरेंस और नॉन कंप्लायंसेस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अब कोई पर्टिकुलर लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होना था, तो ऑडिटर जो फाइनेंशियल, मैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिटर की बात कर रही हूँ ना, तो फाइनेंशियल ऑडिटर का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो फाइनेंशियल ऑडिटर की जिम्मेवारी भाई वो फाइनेंशियल मैटर्स को देखेगा। अब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे कोई पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल होना था, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं करवाया, तो यार ये तो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी है कि वो एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन आपने एप्लीकेबल करवाया नहीं, तो उसमें तो भाई वो तो हम चेक नहीं करेंगे, वो तो हमारा एरिया नहीं है ना, वो हमारा दायरा नहीं है ना। हमारा स्कोप कहता है भाई फाइनेंशियल मैटर्स को एग्जामिन करो, तो हम कंप्लायंस मैटर्स थोड़ा ना देखने जाएंगे। अब मैंने कंप्लायंस मैटर नहीं देखे, अब वहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके ऊपर ग्रेजुएटी एक्ट एप्लीकेबल होना था, ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेजुएटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं करवाया ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट सारे बिल्कुल सही हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट सारे सही हैं, पर ग्रेजुएटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं करवाए, सिर्फ ग्रेजुएटी का प्रोविजन नहीं बनाया, तो ये फिर ये सिचुएशन में क्या होएगा यार, यहाँ पे ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस अगर दे दोगे तो तब तो गड़बड़ हो जाएगी यार। फिर आगे बात करते हैं। हाँ रिलेटेड देखेंगे हम लोग, देखेंगे। अब रिलेटेड में जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कंप्लायंस मैटर है, कंप्लायंस मैटर का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो एक ऑडिटर जब फाइनेंशियल ऑडिटिंग करने के लिए जाएगा तो सारे मैटर्स फिर नहीं देखेगा वो, समझ रहे हो? रिलेटेड मैटर्स एंड ऑल द मैटर्स में अंतर हो जाएगा। फिर आप देखो, ओके ऑडिटर ने ऑडिटिंग कर दी, रिपोर्ट बहुत बढ़िया बना दी। अच्छा जब तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हो, जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग करते समय कुछ अजम्पशंस लेते हो, कोई कौन कौन से अजम्पशन लेते हो यार? गोइंग कंसर्न, हाँ एक बार फिर से, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, और एक और तुमने बताया था कोई, और एक और बताया था, हाँ ये कुछ अजम्पशंस आप लेते हो। इससे सबसे पहले सबके मुंह से एक बात निकलती, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब है जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाओगे तो आप ये मान के बनाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन अभी गोइंग कंसर्न है, यानी आगे ये चलती रहेगी। अच्छा इस साल ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, भाई अजम्पशन ये लेनी है कि हम गोइंग कंसर्न है, हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लिए गोइंग कंसर्न के हिसाब से। कोई गारंटी है कि अगले साल भी कंपनी गोइंग कंसर्न होगी? कोई गारंटी नहीं है। तो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गोइंग कंसर्न मान के, जबकि मैनेजमेंट ये विचार कर चुका है कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन अगले साल बंद कर देंगे, हम इसको फर्दर आगे नहीं चलाएंगे, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये अजम्पशन लेनी है तो हमने वो अजम्पशन ले ली और बुक्स ऑफ अकाउंट बना दिए। तो अभी बिल्कुल सब कुछ सही दिख रहा है, बिल्कुल सब कुछ सही दिख रहा है। ऑडिटर ने आके एग्जामिन किए बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रू एंड फेयर व्यू का उसने ओपिनियन भी दे दिया एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, सब बढ़िया है। अब जो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो लोग देख रहे हैं भाई उनको तो यही लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन में सब अच्छा चल रहा है,
बट हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन पे दुख के बादल मंडरा रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उसने डिसीजन ले लिया हो कि ठीक है प्रॉफिट मेकिंग है, कोई बात नहीं है, हमारे और बिजनेसेस है हम उन पे ध्यान देंगे, इस यूनिट को बंद करेंगे। तो अब ये केस में क्या होएगा, ऑडिटर ने कह दिया ऑर्गेनाइजेशन में सब अच्छा है, और मान लो ये सोच के किसी पर्सन ने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उस कंपनी के प्रोडक्ट परचेज कर लिए, बाद में पता चला वो कंपनी बंद हो गई। तो यहाँ पे ना अब ऑडिटर कहता सब अच्छा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई। तो ये केस में अगर सब अच्छा होता तो फिर ऐसा होता नहीं, कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा होगा यार, है ना। तो ये केसेस में यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, तो ये भी इनहेरेंट लिमिटेशन का पार्ट बन जाता है। फ्यूचर इवेंट और कंडीशन दैट में कॉज एन एंटिटी कॉज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को गोइंग कंसर्न, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों ने पिछले साल, जैसे कोविड आया 2020 में कोविड आया, अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, हम 18-19 की रिपोर्ट लेते हैं, तो 18-19 में किसी ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाए होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, और 18-19 में सब अच्छा, 19-20 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने थे, 19-20 में एक महीने में कंपनी धड़ाम से गिर गई, और पता चला कि इस बार 31 मार्च में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे उसमें ऑर्गेनाइजेशन के वाइंडिंग अप की एंट्री पड़ेगी। तो 18-19 ओके, लोगों ने उस कंपनी में पैसे लगा दिए, 19-20 में कंपनी गिर गई, क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लो प्रॉपर नहीं रहा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कर नहीं पाए, और इतने रिजर्व्स उनके पास थे नहीं, सर्वाइवल हुआ नहीं। कंपनी ने 31 मार्च को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए तो वाइंडिंग अप का प्रोसेस पर डाल दिया, और कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए डाल दिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कि सब कुछ अच्छा है बट फ्यूचर में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे अब देखिएगा एक बार प्लीज। तो हम लोगों ने आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है हमारे पास, इनहेरेंट लिमिटेशन। सर कोई भी ऑडिटर एज पर ऐसे 200 क्या करेगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या है, ओपिनियन देना। और जब कोई ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा तो वो हमेशा ना कौन सा ओपिनियन देने वाला है, कहाँ गया रीजनेबल, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो रीजनेबल दिख नहीं रहा यार मुझे कहीं, अच्छा चलो मैं पूरा पढ़ा देती हूँ। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, अब याद करो पूछेगी अब, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट assurance that the financial statements are free from material misstatement, और वो हो सकती है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दिस इज बिकॉज दे आर some inherent limitations, और वो inherent limitations क्या है, the nature of FRF, सही FRF को comply नहीं किया, nature of audit procedure, गलत procedure या सही मतलब वो procedure ऑप्ट नहीं कर पाए जो procedure के थ्रू वो limitation वो error बाहर आनी थी, टाइमलाइनेस हो सकती है ये। अदर मैटर्स में अगर ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रॉड किया है, तो अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया तो, और वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया तो, अक्रेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द लॉज, एंड हो सकता है फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दुख के बादल छा गए हो। आई कहानी समझ में? तो एक बार फिर से देखो, ये याद हो गया? चल भाई कौन बताएगा यार क्या होती है ये इनहेरेंट लिमिटेशंस? बाप रे बाप, मई 2011 में 8 मार्क्स में पूछा है, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। 8 नंबर में आपको पूछ लिया है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा शायद तभी। द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इज सच दैट इट सफर्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन, डिस्कस। फिर एबीसी लिमिटेड रिक्वेस्टेड द ऑडिटर टू प्रोवाइड ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस। कोई एबीसी लिमिटेड है, वो ऑडिटर से कह रहे हैं भैया हमें ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस दो in respect of 10 branches scattered in Mumbai and confirm that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error advice। तो ये अब आपसे मांग रहे हैं, अब आप देख लो आपको क्या देना है, ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस देना है या रीजनेबल एश्योरेंस देना है ना। फिर कहते हैं द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। एक्सप्लेन। सुनो, ऑडिट का जब टॉपिक पढ़ोगे, जब पेपर पढ़ोगे तो पेपर बहुत लंबा चौड़ा आएगा। अब इसी को ना दूर दूर करके लिखेंगे तो पूरे एक पेज में तो खाली ये एक क्वेश्चन आएगा। अब तुम पढ़ते रह जाओगे, ऊपर नीचे पढ़ना हमेशा, यही क्वेश्चन छुपा होएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, आपको लगेगा केस स्टडी। ये केस स्टडी है? शर्म नहीं आती है इस चीज को केस स्टडी कहते हुए कि केस स्टडी आ गई? ये कोई केस स्टडी? ये तो खाली क्वेश्चन पूछ रखा है, लास्ट में ऊपर कहानी बताइए, नीचे क्वेश्चन पूछ रखा है। दिस इज बिकॉज दे आर इनहेरेंट। एक्सप्लेन। नहीं, लॉ में केस स्टडी पूछते हैं, लॉ में केस स्टडी वो बना देते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे। हाँ एमसीक्यू लास्ट में डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दिया कि ये पूछ रहे हैं। चलो, तो मतलब यहाँ लेकिन केस स्टडी ना है,
आप क्वेश्चन के लास्ट में देखना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट सेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट an audit procedure for which there is no alternative or to be satisfied with the audit evidence that is less the persuasive explain। अभी इन इनहेरेंट लिमिटेशन की बात कर रहे हैं जी हाँ, हो सकता है ऑडिटर ना रीजनेबल एश्योरेंस क्यों दे रहा है, ऑब्सोल्यूट क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि डिफिकल्टी है टाइम के रिगार्डिंग, कॉस्ट के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट इतना पैसा ही नहीं दे रहा है भाई, हमें डीप एग्जामिन करने के लिए हमें और लोगों को भी लगाना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग वाउचर्स चेक करेंगे, कुछ लोग जनरल एंट्री चेक करेंगे, कुछ लोग ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे, तो कॉस्ट इतने पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये भी तो इनहेरेंट लिमिटेशन हो जाती है हमारे पास। तो क्या ये वैलिड रीजन है ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस देने के, रीजनेबल एश्योरेंस देने का? तो जी हाँ, आप एक्सप्लेन करेंगे इनहेरेंट लिमिटेशन, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतनी बातें करेंगे यार आज की क्लास में, सिर्फ इतनी बातें। टाइप्स ऑफ ऑडिट कर लिया हमने, 2 टाइप्स की ऑडिट होंगे, ठीक है, ऑडिट रिक्वायर्ड द लॉ एंड वॉलंटरी ऑडिट। फिर इसके अलावा हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए। इसके अलावा हमने पढ़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा जो कि क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपने देखे भी कि इतने सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जा चुके हैं। अब ना नेक्स्ट क्लास में यार हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद द अदर डिसिप्लिन। इसका मतलब है ऑडिट का रिलेशन लॉ के साथ कैसे, ऑडिट का रिलेशन मैथ्स के साथ कैसे, ऑडिट का रिलेशन सोशल साइंस के साथ कैसे, ऑडिट का रिलेशन टैक्स के साथ कैसे, ऑडिट का रिलेशन अकाउंट्स के साथ कैसे, है ना। तो इन चीज़ों को देखेंगे। हालांकि ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होएगा, एग्जाम में बहुत कम ही पूछते हैं, नवंबर 13 के बाद कभी पूछा भी नहीं गया है ना। तो इसको हम लोग कल करेंगे, फिर इसके बाद थोड़े से अच्छे टॉपिक स्टार्ट होंगे, ठीक है। अभी तो बेसिक चल रहा था, सिवाय यहीं तक के लिए। हाँ बेटा।